हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिब अली और आप देख रहे हैं बूस्टेक एंड स्टडी। तो जो क्वेश्चन बचा था, जो पिछली वीडियो मैंने बनाया था, वो अगर वो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेंगे। उसका जो क्वेश्चन और जो बाकी जो बचा था, मैंने कहा था 20-20 क्वेश्चन मैं रोजाना लाऊंगा। तो जो 20 क्वेश्चन मैंने बता दिया था और 20 क्वेश्चन और बाकी है, तो आज मैं उसको बताने वाला हूँ। तो बने रहना वीडियो के इन तक, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और आपको जानकारी देना महत्वपूर्ण है कि इस चैनल पर आपको टेक्निकल वीडियो के रिलेटेड भी मिलता रहता है, क्योंकि इस पर जो न्यू यूट्यूबर हैं, जो आप भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए चैनल बहुत ही यूजफुल होगा और आपको यहाँ पे हर तरह की वीडियो भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी बिना वक्त जाया की हुई स्क्रीन पर ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया था, उसी का जो क्वेश्चन जो छूटा हुआ है, जो बचा हुआ है, तो उसका मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, उसका आवेश क्या होता है, उसके एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जिंग होते हैं। तो अब यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दिया गया है। तो जिसका राइट आपका आंसर बताना है कि अ होगा, बी ब के 100 का 2। तो इसका आपका राइट आंसर आपको चूज करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे माइनस में दे रहा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहाँ पर माइनस से घबरा कर ये मत समझना कि माइनस में हो जाएगा। आपका राइट आंसर यही होगा। और जो और नहीं, 1% 10⁻18 नहीं, ये आपका होगा ये 2 वाला, ठीक है। ये आपका होगा 1.6, यहाँ पे 16 दे दिया, ठीक है। वहाँ पे 1.6 रहता है तो वह आंसर आ जाता है। तो 2 इसका राइट आंसर होगा। 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम होता है, ठीक है। आवेश का जो यूनिट होता है कुलाम होता है, इसलिए कुलाम हो सी उसका जो संकेत है, सिंबल है, तो इसीलिए सी वहाँ पे रख दिया गया है। अब ये अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मतलब इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, जो उनकी वेट होती है इलेक्ट्रॉन की, जो पृथ्वी द्वारा उसको खींचा जाता है या गुरुत्व अट्रैक्ट करता है, वो कितना होता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं महसूस करना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे आपको यहाँ पे इसका भार कितना होता है, क्या होता है। ये मतलब द्रव्यमान नहीं पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, ये भार पूछा गया। भार और द्रव्यमान में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो ये मत समझना कि ये द्रव्यमान पूछ रहे हैं, यहाँ भार पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट दे दिया गया। तो आपको बताना है यहाँ पे 9.8 इंटू 10⁻31 कि 34 के -35 के -31। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहला ये होगा, जो यहाँ पे आपको राइट आंसर नीचे आपको दिख रहे होंगे। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम मतलब होता है इसका भार। तो जो इसका भार हो गया, ये आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका देखिए क्या कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि प्रोटॉन की चार्ज क्या होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन की चार्ज पूछा जाता है, इसमें प्लस का प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की चार्ज जो होती है प्लस में होती है, तो इसलिए इसका भी प्लस आ गया। ये राइट आंसर आप देख रहे होंगे। जो 2 होगा, ये वहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश हमेशा आपका प्लस होता है, ना कि नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है। आगे वही पूछ रहा है भार, यहाँ पे भार पूछ रहा है प्रोटॉन की। तो वो वहाँ पे कितना था आपका 9.1 था, 10⁻31 kg था। और यहाँ पे आपका प्रोटॉन की भार आपको दे दिया गया आंसर। यहाँ पे आपको आंसर दिया गया 4, जहाँ पे 4 पॉइंट आपको दे दिया और चूज करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे, ये स्क्रॉल किया मैंने, होगा इसका राइट आंसर 1.67 इंटू 10⁻27 kg होगा जो। और राइट आंसर होगा 74। मतलब इसका जो अगला क्वेश्चन मैंने बताया था, ये आपको पॉइंट मत देखिएगा, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का क्या रहा है, प्रोटॉन का भार क्या होता है। तो होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है न्यूट्रॉन का भार। तो न्यूट्रॉन का भार क्या होता है, ये पूछा गया आपका 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसका ना तो आवेश होता है, कोई आवेश इसका नहीं होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है, ना कि नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। ये दोनों में से कोई नहीं होता है, ये उदासीन होता है, दोनों में से अलग तरह का होता है ये। तो ये उन दोनों में से ये पूछा गया है, सिर्फ इसका भार पूछा गया, ना कि इसका आवेश पूछा गया। तो भार आपको बताना है, 4 पॉइंट आपको दे दिया गया है। तो इसका भार देखिए कितना होता है, ये स्क्रॉल हमने किया, होगा जिसका, और पहला होगा 1.67 इंटू 10⁻27। जितना प्रोटॉन का भार होता है उतना ही आपका ये न्यूट्रॉन का भी भार होगा, इसलिए और राइट आंसर होगा जो 75 का न्यूट्रॉन का भार है, जो वेट है वो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्या कह रहा है, ये देखिए, ये आपसे ये पूछ रहा है
ये आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन का चार्ज होता है, यहाँ पे पूछा गया न्यूट्रॉन का चार्ज होता है तो क्या होता है भाई, धनात्मक ऋणात्मक तो होगा नहीं, कोई चार्ज नहीं होता, मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे मैंने पिछले अभी क्वेश्चन में बताया था ये उदासीन होता है, ना कि धनात्मक ना ऋणात्मक, दोनों में से कोई नहीं होता, ये अलग टाइप का होता है। तो मल्टीपल ये मत पूछना कि मल्टीपल दूसरा है, ये मल्टीपल जो आपको इस तरह का जो होता है वो मल्टीपल होता है, और इसी को मल्टीपल, तो मल्टीपल किसी का चार्ज तो होता नहीं है, इसलिए ये तो होगा नहीं। और धनात्मक ऋणात्मक जैसे पहले मैंने बता दिया था, तो ऑप्शन 100 होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यही बच रहा है। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कोई नहीं होता है, वो हमेशा उदासीन रहता है। तो क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि प्रोटॉन का चार्ज होता है, तो ये मैंने पिछले भी वीडियो बना दिया, प्रोटॉन का चार्ज होता है धनात्मक ऋणात्मक, कोई नहीं चार्ज नहीं, तो धनात्मक होता है इसका राइट आंसर। ये बेसिक नॉलेज है, इससे मतलब आपको मालूम होना चाहिए, तो इसलिए इसको मैं टिक लगा देता हूँ, ये होगा और आपका राइट आंसर प्रोटॉन का चार्ज। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पूछा गया इसमें गीले मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, मतलब जो आदमी भीगा रहता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो ये तो नहीं हाई क्वालिफाइड का मतलब एजुकेशन के रिलेटेड का एमसीक्यू है, ये थोड़ा आपके मतलब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कितना होगा, क्योंकि ये आ गया है क्वेश्चन के साथ में, तो इसलिए बता देता हूँ। तो गीले मानव शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 4 ऑप्शन देखिए, ब आपका राइट आंसर होगा 5 × 10⁻³ ओम होता है इसका रेजिस्टेंस। जो गीला आदमी रहता है, जो भीगा हुआ आदमी रहेगा, उसका रेजिस्टेंस इतना होगा, ठीक है। तो ये इतना राइट आंसर होगा, ब राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया आपको 1 किलोवाट 1 किलो वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 2 राइट आंसर होगा। जो आपको 2 क्या कर रहा है, 1000 वोल्ट्स होता है। तो कभी भी 1 किलो पूछे, उसके आगे का जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी उसकी वर्ड रहेगा, उसी के साथ में 1000 वोल्ट जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा। तो 1 किलो वोल्ट 1 किलोमीटर, तो मीटर हो गया, तो 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर 1 किलो बराबर, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसी तरह 1 किलो वोल्ट बराबर 1000 वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। तो 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1080 ये आपका राइट, इसमें बताना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 पिको फैरेड बराबर कितना होता है, 10⁻³ के -6 के -9 के -12। तो आपको इसमें बताना है, तो आपका देखिए पहले 10⁻6 आपका क्या होगा, 9 क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ये देखिए 2 होगा। 10⁻12 फैरेड होता है 1 पिको फैरेड बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखें। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये आपसे पूछा है शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपको ये मालूम होगा शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। आपको यहाँ पे वाट होता है, जो आपको दिया गया है, सी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वो वाट होता है, शक्ति का एसआई यूनिट वाट होगा। यहाँ पे वही पूछा गया विद्युत दाब भी कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध की शक्ति की वोल्टेज की ऊर्जा। तो ये भी आपका विद्युत दाब है, जो विद्युत देते हैं तो वो वोल्ट के ही कारण ही विद्युत देता है, चाहे कुछ भी किया जाता है वोल्ट के कारण ही आपको करंट या धारा मिलती है, इसलिए राइट आंसर वोल्टेज ही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का, तो इसका राइट आंसर जो आपका यहाँ पे दिया गया वोल्टेज होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि जी ये थोड़ा हाई क्वालिफाई का है, जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन की एक बड़ी संख्या होती है, मतलब एक बड़ा संख्या इलेक्ट्रॉन होती है, तो एक कम प्रतिरोध और एक कम प्रतिरोध होता है। मतलब जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक बड़ी संख्या होती है और एक कम प्रतिरोध होता है, तो कौन सा होता है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और कम प्रतिरोध होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर, प्रेरक, अर्ध और चालक, कंडक्टर। तो आपका कंडक्टर कहलाते हैं भाई, ये तो राइट आंसर है। ये कंडक्टर तो आपका कहलाएंगे ही, तो राइट आंसर कंडक्टर होगा, क्योंकि कंडक्टर में जब आप लोग विद्युत या धारा देते हैं तो उसमें बिना किसी प्रतिरोध के, मतलब प्रतिरोध तो होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना आप लोग चाहिए, उसका रेजिस्टेंस ही तो उतना नहीं होता, इसलिए कंडक्टर आपकी जो हर जगह आपको कंडक्टर ही यूज किया जाता है विद्युत में, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका यूज किया जाता है कंडक्टर का, उसके बाद से इंसुलेटर का थोड़ा कम करते हैं। तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का देखिए, ये आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुअर कंडक्टर है, नहीं है, मतलब एक पुअर कंडक्टर नहीं है। तो कच्चा लोहा, कार्पर, कार्बन, टंगस्टन, तो आपका कॉपर होगा यहाँ पे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुअर कंडक्टर नहीं है,
मतलब सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कौन से, मतलब इसमें बताना है। कार्बन का मतलब नहीं उतना यूज किया जाता है, टंगस्टन का भी नहीं, लेकिन सभी ये चारों के चारों ही कंडक्टर है। लेकिन आपका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किसका, कॉपर का यूज किया जाता है। इसलिए कॉपर राइट आंसर होगा, क्योंकि कॉपर हमेशा हर जगह यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि इसकी रेजिस्टेंसी बहुत कम होती है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेट सामग्री है, मतलब इंसुलेट आपको वो अर्धचालक मतलब कुचालक वाला सुई, ठीक है, कुचालक है। तो सोना पेपर होगा राइट आंसर, इसलिए कि पेपर को अगर आदमी विद्युत धारा या विद्युत से उसे संपर्क कराएं तो उससे कुछ नहीं होगा, वो अपनी जगह पर नहीं जलेगा, नहीं कुछ होगा, उससे कुछ नहीं होगा। और आपका ये इससे मतलब बहुत मतलब कुचालक पदार्थ है ये, मतलब आप जान लीजिए इंसुलेटर पेपर जो है कुचालक पदार्थ है, इंसुलेटर है। तो डी राइट आंसर होगा, और बाकी वो तीन है आपके कंडक्टर हैं, तो इसलिए डी वो सब गलत होंगे, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ ये आपसे पूछ रहा है कि एक कंडक्टर का वो गुण जिसके कारण उसमें करंट बहता है तो उसे क्या कहते हैं, मतलब जिसमें करंट बहता है तो उस गुण को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, कंडक्टेंस के इंडक्टेंस। तो आपका कंडक्टेंस कहलाता है इसका राइट आंसर, क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है चालकता, वो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने का गुण है, जो उसके कारण ही चालकता मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो जिसे कंडक्टेंस कहते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, अब इतना ये हो गया आपका जो 20 क्वेश्चन था यहाँ से ये खत्म हो गया। तो थोड़ा और क्वेश्चन आपको बारे में बता देते हैं जो अप्लाइड मैकेनिक्स के रिलेटेड है, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। तो ये रहा, तो ये थोड़े बाद थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसके बारे में बता देते हैं। ये लास्ट मतलब है इसके, जरूर ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पूरा करने के लिए ये मतलब अलग से बता दे रहा हूँ ताकि इसका भी नॉलेज आपके पास रहे। ये भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में इस बार पूछा जा सकता है। तो जैसे आपका यहाँ पे पूछा गया है, पदार्थ के किस गुण का पता लगाने के लिए संगठक परीक्षण का किया जाता है, मतलब कौन से गुण का पता लगाने के लिए किसी पदार्थ को हम लोग संगठक परीक्षण का उपयोग करते हैं। तो सामर्थ्य का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसकी मजबूती हम लोग हर जगह मतलब सामर्थ्य का यूज संगठन परीक्षण का गुण किया जाता है, उसे देखा जाता है पटक कर या कुछ भी कर कर उसे, मतलब जो आपको तरफ से जो भी फिजिकली वर्किंग है वो सामर्थ्य के गुण में ही आता है। जो आपकी सामर्थ्य के गुण को ही कारण आप वस्तु की सामर्थ्य बता सकते हैं कि कितने दिन चलेगा कितने दिन नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सामर्थ्य, जो थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर आगे, ये निकिल क्या होता है। निकिल आपको बताना है फेरो मैग्नेटिक होता है, फेरो इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो फेरो मैग्नेटिक होता है निकिल आपका। और यहाँ पे ये पूछा गया प्रथम तापमापी किसके द्वारा बनाया गया था, सेल्सियस, फारेनहाइट, मतलब प्रथम तापमापी कौन है, तो सेल्सियस था कि फारेनहाइट के गैलीलियो के केल्विन। तो आपका राइट आंसर होगा गैलीलियो आपका था, ठीक है। गैलीलियो आपका तापमापी सबसे पहला द्वारा बनाया गया था, गैलीलियो द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर गैलीलियो होगा। तो आगे की तरफ ये आपका लास्ट पेज है, ये आपके से पूछ रहा है पिघली रेत के मुख्य संगठक क्या होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और हाई क्वालिफाई का एजुकेशन के रिलेटेड है, क्योंकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बाकी इसमें आया है तो बता देता हूँ। तो सिलिका रेत, चिकनी मिट्टी, पानी से मिलकर आपका पिघली हुई रेत को मुख्य संगठक होता है। तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा जो आपको दिया गया है, सिलिका रेत, चिकनी मिट्टी, पानी, ठीक है। तो 23 आपसे ये पूछ रहा गया स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है। तो स्टील बनाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है विधि, तो बेसमर परिवर्तक विधि प्रयोग किया जाता है, ना कि इनमें से दोनों में से। तो आपका राइट आंसर होगा पहला, बेसमर परिवर्तक होता है। तो आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक आदर्श द्रव कैसा होता है, तो आपको बताना है वास्तविक द्रव से अधिक चिपचिपा होता है कि द्रव से कम चिपचिपा होता है, कि जिसमें चिपचिपा नहीं हो। तो अगर वही होगा जिसमें चिपचिपा नहीं होता है वही आपका आदर्श द्रव कहलाता है, क्योंकि उसमें ना तो किसी मतलब वायरस मतलब कीड़े मकोड़े उसमें नहीं रहते हैं, इसलिए वो चिपचिपा नहीं होता है, इसके कारण वो आदर्श द्रव कहलाता है। तो वीडियो को चलिए पसंद आया तो वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे मैंने एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, टेक्निकल वीडियो के रिलेटेड भी इस पर मिलता रहता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।